तो मैंने कहा बच्चों बोर्ड पे देखना, हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे साइंस का। चैप्टर का नाम था जर्नी इनसाइड दी एटम। ले दे के हम एक्चुअल में एटम का स्ट्रक्चर हमने अब तक पढ़ लिया था, है ना। तो आज हमको जो टॉपिक कवर करना है, तो मैं ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा कि हमने अब तक क्या पढ़ा, तुमको पीछे पता है क्या पढ़ा, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है सीधा चैप्टर में जाएंगे, है ना, इसलिए तुम्हें आज पहले बुलाया गया है कि थोड़ा लंबा खींचे। तो टॉपिक है बेटा एटॉमिक नंबर क्या हो। अब यहां देखो, जब मैं आपको एटॉमिक नंबर पढ़ा रहा हूं तो इससे पहले आप बहुत कुछ एटम के बारे में आप जान चुके हो। अब आपके लिए एटम अनजान चीज जैसी नहीं रह गई, है ना। कम से कम आप एटम का बेसिक स्ट्रक्चर जानते हैं कि वहां क्या क्या है। वहां पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, और एक न्यूट्रल पार्टिकल भी है, न्यूट्रॉन है कि नहीं। प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, कहाँ मौजूद है दोनों, न्यूक्लियस में मौजूद है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है। रदरफोर्ड ने एटम का क्या मॉडल दिया था, बोर ने उसमें कुछ खामियां थी, उसको कैसे ओवरकम करके एक नया मॉडल प्रेजेंट किया जो आज तक पढ़ा या यूज किया जाता है। कौन सा, बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बेटा ये एटॉमिक नंबर क्या होता है। क्या बात कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। थोड़ा सा मैं अगली स्लाइड में अगर जाऊं तो आप देखिएगा कि एट प्रेजेंट कुछ 118 या 119 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं जिनको हम जानते हैं। 118 या 119 एलिमेंट एट प्रेजेंट हम ह्यूमन बीइंग जानते हैं, जिनका एग्जिस्टेंस हम मानते हैं कि हाँ ये एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हमने डिस्कवर या जिनको हम जानते हैं। अब उनमें से सिर्फ यहां क्या है बेटा, पहले 20 एलिमेंट लिखे। क्या लिखे हैं, सिर्फ पहले 20 एलिमेंट, और ऐसे 119 या 118 के आसपास क्या है एलिमेंट एट प्रेजेंट हमें मालूम है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स का क्या होता है, एक एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। उस एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, जेड से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। अब ये जेड जो एटॉमिक नंबर ये होता क्या है जरा समझिएगा। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं उसके बराबर होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन मौजूद है, उन प्रोटॉनों की संख्या ही क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर। तो यही लिखा कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट के, एक एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, वह होता है क्या, एटॉमिक नंबर। जैसे अब यहां देखिए हाइड्रोजन, आप देखिए इस टेबल में सबसे ऊपर है। क्यों सबसे ऊपर, इसीलिए क्योंकि आप कहते हैं कि आप लिखते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना है उसका, 1। अब ऐसा नहीं कि हमने उसका रोल नंबर दे रखा है कि हाँ भाई पहले आया तो तेरा नंबर एटॉमिक 1 हो गया ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के एटम को अगर आप देखेंगे तो उसके न्यूक्लियस में आपको क्या मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, एक प्रोटॉन मिलेगा। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है, इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर 1 है। समझ नहीं आ रहा। इसी प्रकार से अगर आप देखिए ऑक्सीजन को, मैं वो नाम ले रहा हूं जो नाम आपने सुने हुए। ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है तो बेटा उसका भी एटम होता होगा जिससे मिलके ऑक्सीजन का एलिमेंट बनता होगा। अब ऑक्सीजन जो एलिमेंट है, तुम देखो टेबल में कौन से नंबर पे है, 8वें पे, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 क्या है, क्या हमने ऐसे डिसाइड कर लिया बैठ के, बोला कि चलो इसको 8 नंबर दे दे, नहीं। आप ऑक्सीजन के एटम को अगर स्टडी करते तो आप पाते हैं कि ऑक्सीजन के एटम के न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, 8 प्रोटॉन मौजूद हैं। क्या मौजूद हैं, 8 प्रोटॉन मौजूद है। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। ये बहुत काम का नंबर है, बहुत काम का नंबर है एटॉमिक नंबर। और आपको यहाँ कहा जाएगा कि आपको बेटा ये पूरी टेबल याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन, अगले पे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, 8वें पे ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन, उल्टा बोल दिया, फ्लोरोन और
10वें पे नियॉन, फिर 11 पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, 18 पे आर्गन, फिर कैल्शियम, 19 पे और 20वें पे पोटेशियम। बेटा ये याद करना पड़ेगा, सच बता रहा हूं। हाँ, 19 पे पोटेशियम और 20वें पे कैल्शियम। अब मैंने कहा क्या, ये आपको 1 से लेके 20 तक के सारे एलिमेंट याद होने चाहिए। इनको याद होने का मतलब है कि आपको एटॉमिक नंबर याद रहेगा। आज हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वहां से बहुत सारी बातें निकल के आती हैं, बट वो सारी बातें तब समझ आएगी जब तुमको ये टेबल याद होगी। टेबल याद होने का मतलब है कि तुमको एटॉमिक नंबर याद होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर से तुम देखोगे भैया सारा का सारा आगे का जो केमिस्ट्री है 9th का और सारा 10th का जो केमिस्ट्री है, सच बता रहा हूं, इस टेबल पे ही टिका हुआ है, इस पूरे टेबल पे ही टिका है। यहीं से वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है, कैसे होता है, कैसे कंपाउंड बनते हैं, कैसे फॉर्मूले आते हैं, है ना। ये सारी की सारी जो एक्चुअल केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, अब तक जो केमिस्ट्री पढ़ा वो थ्योरेटिकल था, कैसे रिएक्शन हो रही है, कैसे कंपाउंड बनते हैं, कैसे नए फॉर्मूले लिखे जाते हैं, ये सारी बातें बेटा तभी समझ पाओगे जब तुमको पहली शर्त कि आपको ये पूरा टेबल याद होना चाहिए। क्योंकि टेबल याद होगा तो मैं मान के चलूंगा कि आपको एटॉमिक नंबर याद है, और फिर इससे क्या फायदा होगा अभी तुम कुछ देर में जान जाओगे कि यहां से कितना कुछ निकलता है। ठीक है, तो मुझे लगता है पहले इस बात पे हामी भरो कि एटॉमिक नंबर तो समझ आया ना, कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या। जैसे अगर आप टेबल को देखते हैं तो वहां एक एलिमेंट है क्या, सोडियम। अब सोडियम का सिंबल क्या है बेटा, Na। सोडियम का सिंबल क्या है, Na। यहाँ आई थिंक एलिमेंट लिखे हैं तो आगे आगे उनका आपको सिंबल भी मिल जाएंगे। ठीक है, देख लेना, सोडियम का सिंबल है Na। इसका अगर आप एटॉमिक नंबर देख ले, और याद रखना एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Z से, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 11 है। क्या है, 11। इससे देखो क्या जानकारी आपको अब तक मिल चुकी है, बाकी तो बहुत कुछ मिलेगा बाद में। इससे क्या समझ आ रहा है कि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 11 प्रोटॉन। और अगर सोडियम का एटम किसी केमिकल रिएक्शन में नहीं गया है अगर, तो उस स्थिति में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी क्या होंगे, 11। तभी तो एटम न्यूट्रल होता है, कॉमन सेंस, कि अगर वहां प्रोटॉन 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। तो बच्चा पूछता है फिर हम एटॉमिक नंबर को ये क्यों नहीं कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, नहीं कहना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में जाएगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन वो लूज भी करता है, तो इलेक्ट्रॉन घट भी जाते हैं। जब केमिकल रिएक्शन में जाता है तो किसी और से इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन बढ़ भी जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या फिक्स नहीं रहती है हमेशा, है ना। और यही कारण है कि एटॉमिक नंबर किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है। क्योंकि प्रोटॉन कहां होता है, न्यूक्लियस में होता है, वो वहां से ना बाहर जाता और ना बाहर से कोई प्रोटॉन वहां आ सकता, उसकी संख्या कभी बदलती नहीं। यही कारण है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में पढ़ा जाता है, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिलहाल आपको लग रहा है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, ऐसा हमेशा नहीं रहने वाला है। ठीक है, इतना समझ आया बेटा आप लोगों को, हाँ या ना बोलो। एक एग्जांपल अगर और देना है तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूं। जैसे कि आप देखिए क्लोरीन को, उस टेबल में आप देखिए तो एक एलिमेंट है क्लोरीन। अब क्लोरीन जो एलिमेंट है बेटा उसका सिंबल क्या है, Cl। अब Cl को अगर आप देखें तो 17वें नंबर पे, 17वें नंबर इसलिए बेटा बेटा उसका एटॉमिक नंबर 17, उसका एटॉमिक नंबर 17। अब एटॉमिक नंबर 17 होने से देखो आपको क्या क्या पता लग रहा है। एटॉमिक नंबर 17 होने का मतलब है कि उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा, 17 प्रोटॉन है वहां। एक्चुअल में उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन थे, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर 17 है। और अगर मैं पूछूं कि बताओ, क्योंकि देखो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं मतलब उसने फिलहाल कोई इलेक्ट्रॉन ना दिया ना लिया, है ना, न्यूट्रल है। तो अगर वो न्यूट्रल है तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी प्रोटॉन के संख्या के ही बराबर होंगे। बट तब जब एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तब जब चार्ज आ जाएगा तो जान रहे हो चार्ज क्यों आया, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं रही होगी, है कि नहीं, हाँ या ना, इतना बोलो। तो मुझे लगता है एटॉमिक नंबर आपको क्या होता है समझ आ गया, बढ़े आगे चल। तो अगर एटॉमिक नंबर आपको समझ आ गया है तो मैं आगे जाना चाहूंगा और ये टेबल आप याद करेंगे। बाकी ये यहाँ क्या हो रहा है ये बताऊंगा, ये और इंपॉर्टेंट है, बट ये भी तब कर पाएगा जब तेरे को एटॉमिक नंबर याद होंगे। जब तेरे को एटॉमिक नंबर याद होंगे ये सब कहानी तू तब कर पाएगा। चलिए आगे बढ़े। अब यहां देखिए,
तो एटॉमिक नंबर आपको अगर समझ आ गया तो अगला टॉपिक हमें पढ़ना है क्या, मास नंबर। क्या पढ़ना है हमें, मास। बेटा बेटा क्या पढ़ना है, मास नंबर। क्या पढ़ना है, मास नंबर। अब किसी भी एलिमेंट का मास नंबर क्या है, बहुत सिंपल। किसी भी एलिमेंट का मास नंबर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या का सम है, सिंपल। अगर कोई पूछे कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या है, तो मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं, उसकी संख्या का सम ही कहलाता है उस एलिमेंट का मास नंबर। और मास नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा किससे, ए से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए से, है ना। तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या हो गया, मास नंबर क्या है बेटा, ए। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वही एटॉमिक नंबर भी होता है, इसलिए उसको जेड लिखा जा सकता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एन से। तो मैं सिंपल कह सकता हूं कि मास नंबर ए किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आप जानते हैं कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही एटॉमिक नंबर है, तो जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन था वहां मैं जेड लिख सकता हूं, दैट इज एटॉमिक नंबर, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यार ऐसे नहीं लिखना, तो कम से कम इतना तो याद रखना कि मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल ए से। और मास नंबर जो कैपिटल ए है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इतना तो बोल सकते हो, हाँ यार चल। और ये मैंने आपको बता दिया कि ए क्या है, मास नंबर। जेड क्या है, एक्चुअल में जेड एटॉमिक नंबर होता है, बट तुम भी जानते हो एटॉमिक नंबर होता तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर है, तो जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन रखने हैं वहां मैं जेड को रख सकता हूं, एटॉमिक नंबर रखा जा सकता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नथिंग, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, है कि नहीं। और एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इतना समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ यार, ठीक है। अब यहां आगे आ जाइए, बात हो रही है रिलेशनशिप बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। किसी भी एलिमेंट का मास नंबर भी होता है, ए भी होता है, उसका एटॉमिक नंबर जेड भी होता है। इन दोनों में संबंध क्या है, संबंध ऐसा है कि देखो कैसे रिप्रेजेंट कर। जब भी आप किसी एलिमेंट को लिखेंगे और आप चाह रहे हैं कि मैं उस एलिमेंट का सिंबल नाम के साथ साथ उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर भी बताना चाह रहा हूं, तो देखो कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज सोडियम का एग्जांपल लेके समझाता कि सोडियम एक एलिमेंट है, तो मैं सोडियम नहीं लिखता, मैं सोडियम की जगह उसका सिंबल यूज करता हूं। उसका सिंबल एक्चुअल में क्या बता रहा है, उसका नाम को ही रिप्रेजेंट कर। तो मैं सोडियम लिख के ना क्या करूंगा, सोडियम का सिंबल लिखा Na, ठीक है। अब मुझे बताना था उसका क्या, मैं चाह रहा हूं कि सिंबल के साथ साथ उसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर भी बता दूं। तो ध्यान रखना सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 11। अब वो 11 कहां लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर उसका नीचे लिखा जाएगा, आगे और उसके नीचे लिखा जाएगा। अब ऊपर आएगा क्या, मास नंबर, ऊपर क्या आएगा, मास। तो कभी भी किसी एलिमेंट को अगर आप चाह रहे हैं दर्शाना किसके साथ, कि आप चाह रहे हैं कि उसके नाम के साथ साथ उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर रिप्रेजेंट करना, तो ध्यान रखना कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एलिमेंट का जो सिंबल है वो यहां लिखा जाएगा, आगे लिखा जाएगा क्या क्या एटॉमिक नंबर जो कि Z है, और ऊपर लिखा जाएगा उसका मास नंबर जो कि होता है A। हाँ या ना, हाँ या ना। जैसे मैंने ये लिखा, अगर मैंने आपको कागज में लिखा होता Na के आगे 11 23, तो आप समझ गए थे, है ना। इससे क्या समझ आया कि Na लिखा है मतलब कि जो एलिमेंट है वो कौन है, सोडियम है। अब तुमको दिखना चाहिए कि आगे जो नीचे लिखा हुआ क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर बोले तो Z की वैल्यू है 11, और ऊपर जो लिखा है वो क्या है, मास नंबर। ऊपर जो लिखा है वो क्या है, मास नंबर बोले तो A। समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना, है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक ही बार में एक ही साथ एलिमेंट का नाम, उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर भी लिख सकते हैं। और यही है रिलेशन किसके बीच में, एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बीच में। मैं इसमें कुछ बातें आपको और समझाता हूं। जैसे मैंने एक चीज दिखाया O8
16। अब समझना इसका मतलब क्या। अब मैंने तुम्हें पूछा बताओ, अब देखो इतना देखे कितनी बातें पूछी जा सकती, इतना देखे कितनी बातें पूछी जा सकती है, बट इसको देख के मुझे क्या क्या समझ आया। इसको देख के पहले तो मुझे ये समझ आया कि जो एलिमेंट है वो किसका है, ऑक्सीजन का, क्योंकि ओ किसका सिंबल है, ऑक्सीजन का। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ 8, ये 8 क्या है बेटा, ये 8 इसका एटॉमिक नंबर है, बोले तो Z कितना बेटा 8, और ऊपर जो 16 आपको दिख रहा है वो बेटा क्या है, वो है उसका मास नंबर। क्या है उसका मास, दैट इज कैपिटल A की वैल्यू 16। अब अगर मैं तुमको यहाँ 2-3 चीजें पूछूं और मैं आपको पूछूं कि बता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसके न्यूक्लियस में, तो आप बोलेंगे भैया 8। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कुछ नहीं, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की कितनी संख्या है वही है कि नहीं। अब इसका एटॉमिक नंबर 8 था, क्यों था 8 इसका नंबर, बिकॉज उसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन थे। हाँ या ना बोलो। चलिए फिर मैंने आपको आगे पूछा बताओ इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्योंकि देखो ऑक्सीजन का एटम है, फिलहाल क्या है ऑक्सीजन का एटम, और ऑक्सीजन का एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होगा मतलब क्या, उसपे कोई चार्ज नहीं। अब कोई चार्ज नहीं मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा 8 हो गए। और अगर मैं आपको एक कदम आगे जाके पूछूं कि वहां नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, तो कैसे निकाल सकते हो, तो कुछ बच्चे ऐसे कर सकते हैं, बच्चे कहेंगे देखो भैया मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो हाँ या ना। ए क्या है बेटा, एज मास नंबर ना बेटा, ए क्या है मास नंबर। तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मैं यहां से अगर एक फॉर्मूला निकालूं तो मास नंबर ए हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, वो तो एटॉमिक नंबर ही है, दैट इज Z, दैट इज प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोलो हाँ या ना। अब यहां से अगर देखो तो तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का एक सीधा सीधा फॉर्मूला मिल रहा होगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, ये आई थिंक ZA से माइनस हो जाएगा, है ना। ए क्या है मास नंबर में से एटॉमिक नंबर उड़ा दिया। अब तुम भी जानते हो मास नंबर क्या था, उसमें प्रोटॉन भी थे और न्यूट्रॉन की संख्या भी थी, उसमें से तूने एटॉमिक नंबर उड़ाया, मतलब क्या एटॉमिक नंबर क्या है, वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो बाकी क्या बचा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही बचा। बोलो हाँ या ना। तो याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मास नंबर विच इज नथिंग, दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और उसमें से Z उड़ाया तो Z क्या है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, बट एटॉमिक नंबर कायदे से है क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है। तो अगर मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो कि A है उसमें से अगर Z हटाऊंगा, Z बोले तो क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन ही हटा रहा हूं, दैट इज एटॉमिक नंबर, तो क्या आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही आएगा। तो करना क्या था, Z में से A में से Z माइनस करना, तो 16 में से 8 माइनस करते कितना आता 8। और इससे देखो आपको ऑक्सीजन के एटम का स्ट्रक्चर समझ आ गया कि उसके न्यूक्लियस में क्या है 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, और उस न्यूक्लियस के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे, क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर। बट अगर मैं यहां पर पूछता कहां गया मेरा सोडियम, इसको भी देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, मास नंबर कितना था 23। मास नंबर याद रखो, मास नंबर इज नथिंग, दैट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा एक बात मैं बोल देता हूं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को कहते हैं न्यूक्लियॉन। मैंने आई थिंक चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर साथ में बोलोगे तो क्या बोलोगे, न्यूक्लियॉन। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं क्या कि मास नंबर क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का सम ही न्यूक्लियॉन है, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, अगर मैं आपको यहां पूछूं क्या, ये देखिए पूछूं बता नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तुम बोलोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वही जो एटॉमिक नंबर 11 है। चल ठीक है,
मैंने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेटा, क्योंकि देखो सोडियम का एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं मतलब वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रल है मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11। हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं होंगे, फिलहाल एटम जो है वो न्यूट्रल है इसीलिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है, समझ लो, हमेशा ऐसा होगा कोई गारंटी नहीं। चलिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं उसके पास, कैसे निकालोगे, अबे न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाएगी, उसके जो न्यूक्लियॉन है दैट इज मास नंबर विच इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसमें से प्रोटॉन हटा दो और प्रोटॉन हट जाएंगे तो बाकी क्या बचेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या बचेगी। तो कैसे करेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, जो उसका मास नंबर है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है, उसमें से माइनस किया किसको, उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोले तो क्या है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ही है। तो आप ए में से जब जेड माइनस कर रहे हैं तो ए क्या है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की ही संख्या है। अब जब तू उसमें से क्या कर रहा है, एटॉमिक नंबर उड़ा रहा है, तो एटॉमिक नंबर क्या है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन से प्रोटॉन चल जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या। समझ रहा है क्या चल रहा है, बोलो बेटा, खुशी कुमारी बेटा, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं सोडियम के पास कितने न्यूट्रॉन हैं, तो ए कितना है बेटा उसका 23 माइनस 11 कितना आया 22, कितना आया 22। समझ आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। ओ मैंने क्या कर दिया, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, 23 में से 1 तो उड़ाया, 23 में से 11 मैंने कम किया है दैट इज 12। समझ आया कि नहीं आया, तो क्या समझ आ रहा है कि एक सोडियम के एटम के पास न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और उस न्यूक्लियस के अराउंड 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर। समझ आया नहीं है, तो मुझे जवाब दो, आपको एटॉमिक नंबर समझ आया, आपको मास नंबर समझ आया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, 2 छुटकू मुटकू सवाल आ जाएंगे, फटाफट कर लेते हैं। वैसे तो मैं आपके लिए होमवर्क में दे देता बट चलो कर ही लेते हैं। बात हो रही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8। उसने क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 8। एक एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 8 इलेक्ट्रॉन है वहां, ठीक है, एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने बेटा वहां 8 ही है। कहता व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, तो कोई जवाब देगा, कह रहा है कि उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर Z पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कह रहा है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, दैट इज Z। Z कितना होगा भाई बताओ, तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा 8, तो कितना प्रोटॉन होगा वहां, सॉरी प्रोटॉन तो 8 दे रखा है, एटॉमिक नंबर कितना होगा वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, दैट इज 8। ठीक है ना इसका बेटा। चलो दूसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है, कहता है व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, कौन बताएगा, अदिति, चार्ज ऑन द एटम कितना होगा, बोलो बेटा, एक इस एटम पे चार्ज कितना होगा। अरे बालको 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 नेगेटिव चार्ज, 8 प्रोटॉन है, 8 ही पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है, तो कितना चार्ज होगा, नो चार्ज, या जिसको आप लिख सकते हैं 0 चार्ज, जिसको मैंने लिख दिया नो चार्ज मींस एटम न्यूट्रल है, एटम, बोलो हाँ या ना, बढ़े आगे, तो बिल्कुल हल्का सवाल है ये, भागो आगे। चलो अगला देखो, हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u। हीलियम का जो एटम है उसका एटॉमिक मास कितना है 4u। अब उसका एटॉमिक मास 4u है, मतलब उसका मास नंबर 4 है, उसका मास नंबर 4 है, उसका मास नंबर क्या है 4। तो मास नंबर जो A है वो कितना होगा 4। वैसे दोनों में अंतर है, एटॉमिक मास और मास नंबर अलग है, बट हाँ संख्या में बराबर, संख्या में बराबर होता है। अरे वहां U नहीं होता ना मास नंबर में, वो एटॉमिक मास है। एक्चुअली क्या है, नई बुक में ना क्या हो गया, ये पुरानी बुक के अनुसार है ना, अब नई बुक में क्या है कि ये चैप्टर पहले आया है, अब वो जो पहले चैप्टर होता था वो बाद में आएगा, तो वो चैप्टर में एटॉमिक मास पहले ही पढ़ा दिया जाता है नहीं। चलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास,
या तुम इसको एटॉमिक मास को हटा के कर सकते हो क्या, क्या मास नंबर, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, बिकॉज आपने एटॉमिक मास अभी फिलहाल पढ़ा ही नहीं है ना, आपने मास नंबर पढ़ा है। तो चलो मैं चेंज कर देता हूं, हीलियम एटम हैज मास नंबर ऑफ 4, तो ये भी हट जाएगा। तो हीलियम क्या एटम का मास नंबर कितना है, 4 है, मास नंबर मतलब एक ही वैल्यू 4 है, एंड 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस में क्या है बेटा, 2 प्रोटॉन है। तो आपको मास नंबर दे रखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दे रखे, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेटा 2, हाँ या ना। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, मतलब एटॉमिक नंबर भी 2 है, एटॉमिक नंबर भी 2 है, और हमें कह रहा है हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव, बताइए उसके पास कितने न्यूट्रॉन है। सिंपल है, जो मास नंबर है ए, दैट इज मास नंबर, वो क्या होता है, वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर कितना बेटा 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं निकाल लोगे यहां से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, कितने हैं 2 है ना, 4 - 2 ना 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 4, और चाहते थे उसको सीधा कर सकते थे, अरे मेरे भाई मास नंबर कितना है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 है, मतलब एटॉमिक नंबर दैट इज Z कितना था 2 था, और आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला दिया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हटा दो, है कि नहीं। अब मास नंबर कितना था, मास नंबर था 4, एटॉमिक नंबर था 2, तो सीधा सीधा 2 ही आ जाता, बट ठीक है, दोनों तरीके वैलिड है, आपको जैसा समझ आए वैसे कीजिए, वैसा कीजिए। तो मुझे बताओ फाइनली आपको आई थिंक एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों समझ आ गया होगा। चलिए आज की क्रांतिकारी उपलब्धि, बाय गॉड अब बात समझोगे तो मैं सच बता रहा हूं कि आगे का केमिस्ट्री समझ आएगा, नहीं तो सारा केमिस्ट्री 9th का भी और 10वीं के सारा केमिस्ट्री सर के ऊपर से जाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, सच बता। 10वीं का पूरा केमिस्ट्री थ्योरेटिकल है ही नहीं, सारा केमिस्ट्री पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर 10वीं का केमिस्ट्री टोटल केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन चल। अब कितनी केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन रट्टा मार लो तो बेहतर है केमिकल रिएक्शन केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं वो समझ लो ना मेरे भाई, या तो लॉजिकल चलो और नहीं तो रट्टा मारते रहो, और रट्टा मार नहीं पाओगे क्योंकि पूरे 10वीं में और 9वीं में इतनी रिएक्शन मिलेंगी, कितनी रिएक्शन रट्टा मार लेगी, कैसे कैसे कंपाउंड बनते हैं, कैसे फॉर्मूले लिखे जाते हैं, ये सब होगा जब तुम अब जो होगा वो समझेगा, ठीक है। चल कुछ लोग सोते रहो, केमिस्ट्री भी सो जाए। चल बात कर रहे हैं बेटा कि इतना तो आपको समझ आ गया है कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, और मोटा मोटा एटम का स्ट्रक्चर आपको पता है कि वहां सेंटर में न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिसको बोर ने क्या कहा था, एनर्जी लेवल सेल, उसको आप चाहो तो ऑर्बिट भी कह सकते हो, क्योंकि रदरफोर्ड ने उसको ऑर्बिट कहा, ठीक है। बट तुमको अगर बोर का एक पॉइंट याद हो तो बोर ने क्या कहा था, क्या ऐसा उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, ये तो रदरफोर्ड ने कहा था। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स एनर्जी लेवल या फिक्स एनर्जी सेल, कि नहीं कि न्यूक्लियस के अराउंड पहले से क्या है, कुछ फिक्स एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल या सिंपली कुछ फिक्स ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन उन पे घूमते है ना, इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कल पे नहीं घूम लेगा, वहां पहले से क्या है, कुछ ऑर्बिट फिक्स है और इलेक्ट्रॉन उन पे घूमते हैं। फिर बोर ने ही अपने एक पॉइंट में ये भी कहा कि एक ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या भी क्या है, फिक्स है, ऐसा नहीं किसी भी ऑर्बिट पे कितने भी इलेक्ट्रॉन खोज लेंगे, और उसका फॉर्मूला दिया था, मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था, दैट फॉर्मूला इज 2n², दैट फॉर्मूला इज 2n²। तो ये 2 पॉइंट याद आ रहे कि नहीं आ रहे, बोलो ये 2 पॉइंट याद आ रहे कि नहीं आ रहे, कि बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, बट क्या सबके सब एक ही सर्कल पे घूम रहे हैं, नहीं, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट,
जिनके रेडियस क्या है, पहले से फिक्स है। पहली बात ये बोली थी। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि एक सेल में एक ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे या कितने इलेक्ट्रॉन वो होल्ड करेगा, उस पे क्या है, एक लिमिट है। उस पे क्या है, लिमिट। एक निश्चित संख्या में ही एक ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं। और वो संख्या कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। एटम के किसी भी nth ऑर्बिट पे कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे उसका फॉर्मूला, या कितने इलेक्ट्रॉन वहां हो सकते हैं उसका फॉर्मूला था 2n²। बोलो हाँ या था कि था, है कि नहीं। अब तुम्हें समझ आ रहा है ये संख्या कैसे लिखी गई है। देखो पहले ऑर्बिट पे जब n1 है, तो पहले ऑर्बिट पे जहां और n1 है कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, तो तुम जानते हो n1 हो गया 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 2। तो देखो जो पहला सेल उसको हम k कहते हैं, दूसरे को l, तीसरे को m, चौथे को n। ये भी याद कर लेना, k l m n। फर्स्ट ऑर्बिट इज k, दूसरा इज l, अगले का नाम m, अगले का n। तो बोर के अकॉर्डिंग जो पहला ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन वो होल्ड कर सकता है। जो और दूसरा ऑर्बिट है, जो क्या है, दूसरा ऑर्बिट है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n को रखो तो 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, हाँ या ना। तो दूसरे ऑर्बिट पे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, 8। जो तीसरा ऑर्बिट है, तीसरे से मतलब है कि k l m, और तीसरा क्या होगा, और चौथा हो जाएगा क्या, n, हाँ या ना। कितने घूमेंगे बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। n कितना है, चौथे ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, n 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 16, और 16 दूनी 32, दैट इज 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32। तो ये बोर ने दिया था कि देखो पहले सेल दैट इज के सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, एल सेल में मैक्सिमम 8, उल्टा बोलते हैं, के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में मैक्सिमम 8, अगला सेल जो तीसरा सेल है एम, उसमें मैक्सिमम 18, और उससे अगला जो सेल है बोले तो एन सेल दैट इज चौथा सेल, उसमें मैक्सिमम 32 दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते। ठीक है, ये बोर ने कहा था, बट हम ये यूज नहीं करते। सुनो ठीक है, एक्चुअल में 9th में जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ाई जाएगी, क्योंकि तुम देखो ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्यों पढ़ाते, प्रोटॉन की कन्फिगरेशन तो नहीं पढ़ाई गई, क्यों। अब एक एलिमेंट के एटम में चाहे 11 प्रोटॉन थे, चाहे 12 प्रोटॉन थे, चाहे 17 प्रोटॉन थे, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, मींस उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, बट वो सारे के सारे 17 प्रोटॉन कहाँ है, एक ही जगह पे हैं, कहाँ, न्यूक्लियस में। तो क्या उसकी अरेंजमेंट की बात होगी, कैसे अरेंज है, सबके सब न्यूक्लियस में ही है, बट उसी क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन भी है, बट क्या वो 17 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही ऑर्बिट में घूम रहे हैं, नहीं, क्योंकि हर एक ऑर्बिट तो 17 कैरी कर ही नहीं पाएगा, हर ऑर्बिट की क्षमता अपनी अपनी अलग है, मतलब वो 17 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अलग अलग ऑर्बिट पे अरेंज होंगे, क्या होंगे, अरेंज। और अरेंजमेंट को ही कहते हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हमें पढ़ना पड़ेगा कि एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे उसके अलग अलग ऑर्बिट पे अरेंज रहे, बोले तो कॉन्फ़िगर है, क्या है, कॉन्फ़िगर। इसीलिए हम पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अलग अलग ऑर्बिट पे कैसे कॉन्फ़िगर है, और उस कॉन्फ़िगरेशन में ये काम आ सकता है, जो यहां से पता लगता है कि सेल में कितने आएंगे, बट एक्चुअल में आपको ये यूज करना नहीं, ये आपको यूज करना नहीं। मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, आप वो यूज करोगे, के एल एम एन। पेपर में अगर पूछेगा बोर के अकॉर्डिंग बताओ के सेल में कितना, तो आप 2 ही बोलेंगे, अगर बोलेगा एल में कितने हैं तो आप 8 ही बोलेंगे, बोलेगा कि बताओ एन सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो तुम बोलेगा एम में बोलेगा तो 18 है और एन में 32 है। बट जब आप खुद से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आप इस नंबर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रीजन बता देता हूं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का तरीका बहुत अलग होता है जो आप 11वीं में, आप ये जो 9वीं और 10वीं में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दैट इज जुगाड़ टेक्निक, समझ लो। बट जो जुगाड़ हम यहाँ कर रहे हैं उससे आपका काम
चलता है, इसलिए उसको यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सच में कैसे लिखी जाती है ये आप 11वीं में सीखेंगे, ठीक है। बट जो यहाँ सिखा रहे हैं, जो मैं नहीं सिखा रहा, ये किताब में ही पढ़ा रहा है ऐसा, है ना, उससे आपका काम चलेगा। देखो, तो आपको ये याद रखना है कि 4 सेल हैं, के, एल, एम, एन। के सेल में मैक्सिमम 2, अगले में 8, उससे अगले में 8 और उससे अगले में 18। एक्चुअल में ये जो अरेंजमेंट है ये वैलिड है किसके लिए? लाइटर एलिमेंट। किसके लिए? लाइटर एलिमेंट। लाइटर एलिमेंट का मतलब है जो पहले 30 एलिमेंट, जो पहले 30 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख रहे हैं तो आप इससे लिख सकते हैं। इससे तो मैं आपको कहूंगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आपको ये यूज करना है कि के में 2, अगले में 8, उससे अगले में 8 और उससे अगले में 18। ठीक है? हाँ, क्या कह रही है? तो यार तुम घनचक्कर हो गया। मैंने क्या बोल रहा हूं तब से? मैंने कहा ये होता है, यूज ये करना है। तो तुम्हारे को मेरी बात नहीं सुनाई थी कि मैं क्या बोल के निकला यहां से? कह रहा उसमें तो ये होता है, तो वही तो मैं कह रहा हूं, उसमें तो वो होता है। मैं चिल्ला के आ रहा हूं तब से कि वो होता है बट वो यूज करना नहीं ना। लड़कियां ही ज्यादा बुद्धिमान है क्लास की, तुम ही मेरे सामने सबसे बैठा हुआ है, मैं ही गला फाड़ के चिल्ला रहा हूं बेटा ये होता है। टीचर पेपर में पूछेगा तो एल सेल एम सेल में कितने होते हैं तो 18 ही लिखेगा। बट जब खुद से इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखेगा तो मैं क्या चिल्ला रहा हूं, ये नहीं लिखना है। क्या होशियार बच्चा कह रहा है 18 18? कान के कच्चे हो गया? हाँ बेटा, चलो। तो कुछ लोग तो सो रहे, उनको फर्क नहीं पड़ रही। तो खुशी कुमारी एंड दिव्या बेटा वो आपसे ही कह रहे हैं कि एक्चुअल में यही है, एक्चुअल में यही है। बट मैंने कहा जिस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 9th 10th में लिख रहे हैं वो तो कॉन्फ़िगर लिखने का तरीका ही नहीं है मेरे भाई। जो असली तरीका है कॉन्फ़िगर लिखने का वहां ये इस्तेमाल होगा, और वो तुम सीखेगा 11वीं और 12वीं में, समझ लो। और ये मैं खुद से नहीं बना रहा, ये एनसीईआरटी और तुम्हारा और तरह की बुक भी यही बढ़ाती है, समझ लो। बट अगर कोई पूछेगा बोर्ड ने क्या दिया था तो बोर्ड भैया ने तो यही दिया था, ठीक है। बट हम जब पहले 30 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको ये यूज करना है। क्या मैं कहूं, आप ये यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। इतना सीधा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक निकालना, समझ लो, बट तुम्हारे लिए ये काम करेगा, ठीक है। तो जहां होशियार मत बनना कि 2 8 18 करते रहना, कर लेना। जब सुन नहीं रहे हो तो चलो शकले बना रहे हो, यही करना। अब जिनको मेरी बात समझ आएगी मैं कहां से कहां पहुंचा था, तो मैंने कहा था बेटा ये होता है बट आप यूज ये करेंगे 2 8 8 18, 2 8 8 18। चला, अब यहां देखो, अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। सुनना मेरी बात। तो उसके लिए मैं कहूंगा पहले तो आपके टेबल याद होनी चाहिए मेरे भाई। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, छठे पे कार्बन, फिर 7वें पे नाइट्रोजन, 8वें पे ऑक्सीजन। मुझे भी याद है, नहीं याद है उंगलियों पे। और कुछ बच्चे इसको हा ही ली पी पता नहीं, तो जाना यूट्यूब पे और जो भैया ऐसे हा ही ली करा रहा होगा कर लेना। बट सब बताओ मैं उस बात पे विश्वास करता नहीं। ये मुझे ऐसा लगता है अपने आप को भोंदू बनाने वाली स्थिति है ना। हा ही ली करके कितना जीवन में हा ही ली करेगा बे? हाँ मतलब करते हैं लोग, गाना बना रहे हैं। पहाड़े भी याद किए कि नहीं किए? तुमने जो पहाड़ा सच में रट्टा मारा होगा याद है, वो उंगली पे याद होता है। और जो पहाड़े का तुमने जुगाड़ बनाने की कोशिश की होगी वो तुमको आज भी याद नहीं है, और हो सकता है तुमको कुछ समय का उसका जुगाड़ भी याद नहीं है। तो मैं तो से बता रहा हूँ दैट इज भोंदू बना है। मुझे तो ऐसा लगता है वो भोंदू बना है ना। आजकल बहुत चलता है यूट्यूब में, 30 सेकंड की 1.5 मिनट की रील बनाएगा और वो तुमको टेबल कैसे रट्टा मारना है वो सिखाएगा। तो मैं कितना भोंदू जनरेशन बनना चाह रहा हूँ कि तुमको मतलब ये रट्टा मारने के लिए एक रील चाहिए। अब वो रील में पढ़ाएगा, पीछे हु ते गाना बजेगा, चमकाली लिख लेगी तो जैसे जैसे पता नहीं क्या पढ़ा दिया, हाँ रॉकेट साइंस पढ़ा दिया। अरे मैं बताता कैसे कैसे याद हो तुमको। कौन कहा? मैंने कहा कल सुनाना, मैंने कहा कल सुनाना। जो कल कल में रट्टा मार गया वो परसों भूल जाएगा। आप डेली याद कर सकते हैं कि मैंने आज टारगेट है चल कम से कम 5 तक तो मैं बोलूंगा बिना गलती के। आगे गलती हो सकती है, वो गलती में याद करता रहूं तो क्या गलती कर रहा है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। आप हो सकता है पहले 5 में भी 3 में गलती करेंगे, है ना। बार बार बोलते रहेंगे, जो गलती हो रही है उसको नोटिस करते रहेंगे मैं क्या गलती कर रहा हूं और उसको करेक्ट करते रहेंगे। आज 5 हो गए, बोला कि चल 5 तक तो मैं रट्टा मार ही लिया। अब मेरी सरदर्दी है अगले 5 की कि नहीं। छठे पे कौन?
कार्बन, 7वें पे नाइट्रोजन, 8वें पे ऑक्सीजन और 9वें 10वें पे 2 नए नवेले जो सुने नहीं थे कभी नाम, क्या, फ्लोरीन और नियोन, है क्या नहीं। 10 तक याद हो गए तो पहला टेबल याद हो गया 1 to 10। कुछ दिन तक इसको सॉलिड कर और कुछ उसमें एक आधा दो ऐड करने की कोशिश करके 11 पे सोडियम, 12वें पे मैग्नीशियम, 13 पे एल्यूमिनियम, तो 13 तक याद हो गए तो तेरा ये अचीवमेंट है ना। फिर तो कुछ अगले दिन 3 और रट्टा मार लेगी। एल्यूमिनियम के बाद क्या है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, पहुंच गया 18 के नजदीक। 2 और याद करने हैं, कौन से, क्लोरीन और फिर आर्गन। फिर 2 और रह गए, कौन है, पोटेशियम और कैल्शियम। ऐसे याद होता है। मुझे लगता है जो ऐसे याद करता है उसको जीवन भर याद रहता है। हा ही ली बनोनो बनोनो बनी, हमारे टाइम में बच्चे करते थे ये स्कूल वाले, और मुझे लगता है कि जो याद करते थे उनको आज याद हो। अब कुछ का तो फील्ड है ही नहीं पढ़ाने का, तो ऑब्वियस उनसे क्या ही बोलना है ना। बट जिसने सच में ऐसे याद किया होगा, ट्यूशन पढ़ा रहा है आज भी, तो भैया उसको हा ही ली हुई, वो बच्चों को हा ही ली करके पढ़ा रहा होगा, उसे खुद याद नहीं आता वो फटाफट की कहां पर क्या था, है ना। मुझे दिखते हैं ना उंगली पे, इस उंगली पे दिखता है मैग्नीशियम 12 पे, 13 वाली उंगली पे मुझे दिखता है क्या, एल्यूमिनियम दिखता है, मुझे सिलिकॉन दिखता है, मुझे क्लोरीन दिखता है, मुझे आर्गन दिखता है, उंगली पे दिखता है। क्यों, समय लगाया, समय लगा के याद करेगा तो जीवन भर याद रहेगा। चिकड़म जिकड़म करेगा तो चिकड़म जिकड़म करेगा तो ऐसी अनाड़ी बन जाएगा। ठीक है, अब मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे कल सुनाइए, समय लगता है ना, बट आप आज से स्टार्ट करेंगे तो 4-5 दिन में हो जाएगा। और 4-5 दिन के बाद आपको कई बार इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 दिन में कुछ भूलेगा, है कि नहीं। याद हो जाएगा, छोटी याद, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। तू बैठेगा तो याद हो ही जाएगा। अभी 10 तक याद हुआ, 4 दिन बाद 10 में से गायब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर याद कर लेंगे, फिर आपके अच्छा खासा समय है। ठीक है, आगे बढ़ू क्या, चलो। तो हाई हीली को छोड़ो, मैं तो नहीं सिखाऊंगा हाई हीली, और तुमको अगर सीखना है तो जाओ यूट्यूब पे, सब मिलता है। बट मेरे लगता है ऐसे बन के भोंदू बनता है आदमी, हर चीज का जुगाड़ से पढ़ाई होती है क्या। चलो, मैं तो नहीं बिलीव करता हूं, आप बिलीव करते हैं तो मैं मना भी नहीं कर रहा, जाओ डालो क्या, एटम की टेबल का गाना, कोई वजह सिखा रहा होगा, सीखो उस वजह से, कोई गलत नहीं है उसमें भी, अच्छी बात है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट, पहले जो 20 एलिमेंट है जो लाइटर एलिमेंट में आते हैं, और मैं तो कहूंगा कि पहले 20 और उसके बाद कोशिश करना अगले 10-30 तक याद कर लेना, 10वीं में मदद मिलेगी, 10वीं में मदद मिलेगी। ठीक है, तो मैं तो ये सलाह दूंगा। ठीक है, और कहां से मिलेगा तुम जानते हो, गूगल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट फिलहाल मैंने जो वही जो एनसीईआरटी में है पहले 20। अब यहां देखो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख रहे हैं किसके, पहले 20 एलिमेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने समझाया कि किसी भी एलिमेंट के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वो अलग अलग सेलों में अलग अलग संख्याओं में अरेंज है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करनी पड़ेगी कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिफरेंट ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल पे अरेंज है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे सोडियम, स्टार्ट करते हैं शुरुआत से, पहले नंबर पे कौन है, हाइड्रोजन। पहले नंबर पे क्यों है, बिकॉज भाई का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। एटॉमिक नंबर 1 क्यों है, बिकॉज भाई के पास प्रोटॉन कितने थे, एटॉमिक नंबर 1 है मींस प्रोटॉन 1 है, और प्रोटॉन जो एक है वो तो न्यूक्लियस में, उसकी तो क्या चिंता करनी। बट भाई के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भी है, बोलो हाँ या ना। अब सवाल है कि एक इलेक्ट्रॉन कहां है, तो तुम भी जानते हो, KLMN, के सेल में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, एम में 8 और उससे अगले में 18। यही करना है खुशी कुमारी यूज। ठीक है, ज्यादा वैज्ञानिक मत बनना। 2, 8, 8, 18। अब मुझे बताओ कि उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां घूमेगा, पहले सेल में। पहले सेल के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। फिलहाल तो भाई के पास एक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वो जाएगा के सेल में। किसमें जाएगा, के सेल में। अब आपको समझ रहा है कि हाइड्रोजन का एटम कैसा है, हाइड्रोजन का एटम ऐसा है बेटा कि वहां न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, बोलो, कुछ न्यूट्रॉन भी होंगे, फिलहाल मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये बड़ा विचित्र है कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। कुछ हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, कुछ में एक होता है, किसमें 2 भी होता है, छोड़ो उस विषय को भी फिलहाल। और भाई के पास एक सेल है, कौन सा सेल, पहला सेल के, और उस के सेल में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर, ये है हाइड्रोजन का एटम का स्ट्रक्चर, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। आगे चलो, अब दूसरा देखो, इस टेबल में दूसरा एलिमेंट कौन है बेटा, कौन है,
हीलियम है। अब हीलियम को अगर आप देखें तो हीलियम दूसरे नंबर पे, मतलब एटॉमिक नंबर क्या है भाई का? 2। एटॉमिक नंबर 2 मींस भाई के पास 2 प्रोटॉन हैं, और वो 2 प्रोटॉन कहाँ है? वो तो न्यूक्लियस में है, उसकी चिंता क्या करनी। बट भाई के पास 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? कॉन्फ़िगर करना है, अरेंज करना है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे अरेंज है अलग अलग ऑर्बिट्स। अब तुम बताओ वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? आई थिंक के सेल में आ जाएंगे, क्योंकि के सेल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है, और उसके पास जो 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ होंगे? कहाँ होंगे? के सेल में होंगे, हाँ या ना? फिर बात कर रहे हैं किसकी? तीसरा एलिमेंट लिथियम की। लिथियम तीसरे नंबर पे है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 3 है, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। एटॉमिक नंबर 3 क्यों है भैया? क्योंकि भाई के पास प्रोटॉन 3 है न्यूक्लियस में, तो 3 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, बट सवाल है भाई के स्ट्रक्चर में 3 इलेक्ट्रॉन भी तो हैं। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? क्या वो 3 इलेक्ट्रॉन के सेल में आएंगे? नहीं आ पाएंगे, क्योंकि के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3 तो नहीं आ पाएंगे, तो अपने हिस्से के 2 तो ले लेगा भाई, बच जाएगा क्या? 1, और वो बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? हायर सेल एल सेल में। आई थिंक वो 1 इलेक्ट्रॉन एल सेल में आ सकता है, क्योंकि एल सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो भैया 1 तो होल्ड कर ही लेगा, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2-1। 2-1 का मतलब क्या है? अगर मैं इसको यहां दिखाऊं तो ऐसा है, न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं? 3, और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 3। बट बाहर जो 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो कैसे? उन 3 में से 2 तो घूम रहे हैं के सेल में, और बच गया जो 1 वो घूम रहा है उससे बड़े सेल के बाद एल सेल। समझ आया? ये है आपका लिथियम का एटम का स्ट्रक्चर। तुम्हें दिख रहा है कैसा है? न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन, कुछ न्यूट्रॉन भी होंगे, उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे। के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और उससे बड़े सेल एल में 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? बोलो बेटा, अरे बोलो। चलो हम वापस आएंगे। अब यहां देखिएगा, अब आ रहे हैं किसमें? चौथा देखो बेरिलियम। मैं फास्ट हो जाऊंगा समय के बाद, ध्यान में फटाफट पकड़ो। चौथे पे देखो बेरिलियम। बेरिलियम चौथे पे क्यों है? बिकॉज एटॉमिक नंबर 4 है। अब एटॉमिक नंबर 4 है मतलब 4 प्रोटॉन। 4 प्रोटॉन तो कहां पर है? न्यूक्लियस में है, और बच गए कितने? 4 इलेक्ट्रॉन भी होंगे भाई के पास। वो 4 इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? ऑर्बिट में अरेंज कॉन्फ़िगर होंगे। कैसे? 4 में से मुझे लगता है 2 ये कर दूं। अब 2 कहां है? के सेल में। बच गए 2, वो कहां जाएंगे? एल सेल में। समझ आया नहीं आया? तो उसकी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और एल सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बोलो हाँ या ना? ये सब उड़ा दूं यहां से, थोड़ा इसकी सफाई कर देते। चलिए अब अगला देखिए बेटा, कहां तक पहुंच गए थे? बेरिलियम तक। अब बोरोन को देखो बेटा, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना? 5। क्यों है एटॉमिक नंबर 5? क्योंकि न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन। अब वो 5 प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, बट भाई के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो भी तो अरेंज करने हैं। वो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज हैं? उन 5 की अगर मैं बात करूं तो उन 5 में से बेटा 2 तो कहां है? के सेल में, क्योंकि 5 तो के सेल में आएंगे नहीं, वहां मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। बच गए कितने? 3, और वो 3 बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? उससे बड़े सेल एल में, जहां मैक्सिमम 8 आ सकते थे, और यहां कितने आ जाएंगे? बचे हुए 3 आ जाएंगे। ये लिख दो यहां पर, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 8, इसमें 18। समझ आया? अगला देखो कार्बन को। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जो छठे नंबर पे आता है टेबल में। 6 एटॉमिक नंबर, मतलब 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और 6 इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहे हैं? न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। बट कैसे? एक ही ऑर्बिट पे नहीं। अब वो 6 में से क्या है बेटा? 6 यहां आएंगे? नहीं आएंगे, तो के में 2 आ जाएंगे, बचे हुए 4 एल में जाएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 4। अगला देखो नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। तो 7 प्रोटॉन न्यूक्लियस में, और 7 इलेक्ट्रॉन कैसे कॉन्फ़िगर हैं, कैसे अरेंज हैं? 7 में से 2 हैं के सेल में, और बच गए 5, और 5 कहां जाएंगे? एल में, है कि नहीं? इसी प्रकार से ऑक्सीजन को देखो, एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट में। बट कैसे? उन 8 में से 2 तो घूम रहे हैं कहां? के सेल में, और बच गए 6 कहां घूम रहे हैं? एल सेल। समझ नहीं आया?
अच्छा, इसी प्रकार से फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, 9 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और वो 9 इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं, 9 में से 2 तो आएंगे के सेल में, तो 9 में से 2 बचे 7, 9 में से 2 गए 7 बचे, अब 7 कहां आएंगे, 7 आ सकते हैं एल सेल में, क्योंकि एल सेल मैक्सिमम 8 कैरी कर सकता है, बोलो हाँ या ना। इसी प्रकार से देखो अगला कहां गया, 10वां वाला, 10वां क्या है, नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में 10 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बट 10 इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं कि 10 में से 2 तो है के सेल में और बच गए कितने, 10 में 2 गए तो 8, और 8 कहां आएंगे, 8 आई थिंक एल सेल में आ सकते हैं, बिकॉज एल सेल मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है ना। अब इंटरेस्टिंग है सोडियम, इसे मिटा दूं, बोलो। और यहां मैं थोड़ा सा नियॉन को भी हाईलाइट करना चाहूंगा, बताऊंगा क्यों। चलो आगे बढ़ो, 11वें नंबर पे सोडियम आया, 11वें नंबर वाला उसका एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, एटॉमिक नंबर है 11, एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में 11 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बट 11 इलेक्ट्रॉन तुम भी जानते हो दे आर इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, हर ऑर्बिट में सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर क्या लगी है, लिमिट लगी है, बोर ने कहा था। अब 11 में से 2 तो कहां आ जाएंगे, के सेल में, बच गए कितने, 9, क्या 9 आ जाएंगे यहां पर, एल सेल में 9 आ ही नहीं पाएंगे, तो एल सेल में मैक्सिमम कितने आएंगे बेटा, 8 ही आ सकते हैं, तो 9 में से अपने हिस्से के 8 तो ले लेगा ना, बच जाएगा 1, और वो 1 कहां जाएगा, एल से हायर सेल में, एम सेल में, जहां 1 आ जाएगा, जहां 1 आ जाए। और सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 8 1, 2 8 1, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, पहले सेल में 2, अगले में 8, उससे अगले में 1, समझाया, ऐसे अरेंज। थोड़ा फास्ट चलें क्या, क्योंकि कुछ और भी बढ़ाना ना, मुझे सब समझ आने लग गया होगा। मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 12 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और 12 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, 2 8 2, है क्या नहीं। फिर एल्यूमिनियम देखो, एटॉमिक नंबर 13, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, समझ रहे कैसे चल रहा है, आई थिंक कर सकते हैं ना। अगला देखो एल्यूमिनियम का सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14, 14 में 2 इधर गए, बचे कितने, 12, 12 तो यहाँ आएंगे नहीं, तो अपने हिस्से के 8 लिया, 12 में से 8 के बचे 4, और 4 कहां चले गए, अगले सेल एम में चले गए, हाँ या ना। इसी प्रकार से फास्फोरस को देखो, एटॉमिक नंबर 15, तो 15 प्रोटॉन तो कहां है, 15 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, और 15 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, तो 15 में से 2 के सेल में, एल में 8, और बच गए 5 एम सेल में। इसी प्रकार से फास्फोरस का 16, 16 कैसे, एटॉमिक नंबर 16 मतलब 16 प्रोटॉन न्यूक्लियस में और 16 इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, 2 8 6। क्लोरीन को देखो, एटॉमिक नंबर 17, तो 17 प्रोटॉन न्यूक्लियस में है और 17 इलेक्ट्रॉन कैसे कन्फिगरेशन है, 2 8 7। और फिर आगे आपका क्या, आर्गन, एटॉमिक नंबर 18 है, कैसे अरेंज है, 18 में से 2 यहां गए, बचे कितने, 16, 16 में तो यहां आएंगे नहीं, तो 16 में से 8 गए यहां और बचे हुए 8 अगले में चले, मुझे लगता है एल पूरा लास्ट सेल एम फिल्ड हो चुका है। अब उससे आगे देखो, पोटेशियम को देखो, किसको देखो, पोटेशियम को देखो, पोटेशियम का सिंबल है के, सिंबल याद कर लोगे नहीं कर लोगे, पोटेशियम का सिंबल होता है के, एटॉमिक नंबर है बेटा 19, अब 19 एटॉमिक नंबर मतलब 19 प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में है, जो कि न्यूक्लियस में है, और 19 ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे, कैसे, 19 में से 2 यहां, 8 इधर 10, 8 18, और बच गया 1 19वां, वो कहां गया, एन सेल में, एन सेल में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, तो एक तो आ ही जाएगा, हाँ या ना। एंड लास्ट कैल्शियम देखो बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है, अब 20 प्रोटॉन तो कहां होंगे, 20 प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस में, बट जो 20 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कॉन्फ़िगर है, वो कॉन्फ़िगर है 2 8 8 2। मुझे लगता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गई होगी, अगर मैं आपको एक एलिमेंट दूं उसका एटॉमिक नंबर आपको बता दूं, वैसे तो आपको याद करना चाहिए
1 से लेके 20 तक, क्योंकि ऐसी कोई मदद आपको पेपर में नहीं मिलेगी। बट सपोज अभी फिलहाल तुमने याद नहीं किया हुआ है, बट फिलहाल मैं तुमको सपोज करो कहूं कि एक एलिमेंट है x और कहूं कि उसका एटॉमिक नंबर है कितना 17, और कहूं कि लिखो उसकी कॉन्फ़िगरेशन, तो लिख सकते हो एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब 17 प्रोटॉन थे, और 17 प्रोटॉन थे तो 17 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब प्रोटॉन को तो कोई कन्फिगर नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटॉन तो सारे के सारे 17 कहाँ है, न्यूक्लियस में ही मौजूद है। बट वो 17 जो इलेक्ट्रॉन है कैसे अरेंज होंगे, K L M N, यहाँ मैक्सिमम 2, मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 8, मैक्सिमम 18। के सेल में बेटा कितने आएंगे, 17 में से 2 यहाँ जाएंगे, बचे कितने 12, 17 में दोगे 12, 15, तो 15 यहाँ आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे, बिकॉज एल सेल में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। तो बेटा अपने हिस्से के 8 तो ले ले, कितने हो गए 10, बच गए कितने 7, और बचे हुए 7 आई थिंक एम सेल में आ सकते हैं। तो जो भी एलिमेंट है, वैसे आपको याद होना चाहिए एटॉमिक नंबर 17 किसका है, क्लोरीन का। एटॉमिक नंबर 17 किसका है, क्लोरीन का। याद नहीं, याद करेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट अगर मैं, इसलिए मैंने एक्स लिखा, कुछ भी हो सकता था। फिलहाल तुम जानते हो एटॉमिक नंबर 17 क्लोरीन का होता है। टेबल देखो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कितनी है बेटा, 2 8 7। इतना समझ आया, बोलो इतना समझ आया तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। तो मुझे बताओ अब तक क्या पढ़ लिया, एटॉमिक नंबर क्या होता है वो समझा, मास नंबर क्या होता है वो समझा। ये तो मैं कहूँगा इजी है, बट उसमें एटॉमिक नंबर बड़ा काम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है क्या नहीं। अगर आपको एटॉमिक नंबर का ही ज्ञान नहीं, मतलब तुझे यही नहीं पता कि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन थे, तो तू ये भी नहीं जानता उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन थे, और जब तू यही नहीं जानता उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन थे, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्या सोचेगा, है कि नहीं, बोलो है या ना। अच्छा, अब इधर आ जाओ। अब यहां देखिएगा बेटा मैं क्या कहना चाहता हूं। ये जो आपने 20 एलिमेंट पढ़े, जो आपने 20 एलिमेंट पढ़े, सुनना, ये आपने 20 एलिमेंट पढ़े, इन 20 एलिमेंट में अगर आप ध्यान देते, या मैं आपका ध्यान दिलवाऊं, ये हीलियम को देखो, फिर ये 10वें नंबर पे नियॉन को देखो, और ये 18वें नंबर पे आर्गन को देखो। इनकी कॉन्फ़िगरेशन को भी अगर मैं हाईलाइट कर दूं तो तुम बोलोगे भैया क्या इसमें खास, तुमको कुछ खास दिखा क्या, बोलो क्या बैलेंस, बोलो। इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक विशेष बात यह दिखाई देती है कि इनकी जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि इनका लास्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है। लास्ट सेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आप इन 3 एलिमेंट के, ऐसे और भी एलिमेंट होते हैं, बट ये जो मैंने पहले 20 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, सिर्फ इनको ही देखा जाए तो क्या दिख रहा है, बोलो क्या दिख रहा है। ये पहले 20 एलिमेंट में ये 3 ऐसे एलिमेंट दिखाई देते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर ध्यान दिया जाए तो दिखता है कि इनका जो लास्ट सेल है, जो इनका, और यहां मैं तुमको एक नया शब्द बता देता हूं, लास्ट सेल को कहते हैं वैलेंस सेल। लास्ट सेल को कहते हैं क्या, वैलेंस सेल। ये शब्द याद रखना, लास्ट सेल को कहते हैं वैलेंस सेल। तो इनका जो लास्ट सेल है, जैसे कि अगर तुम हीलियम को देखो तो हीलियम का वैलेंस सेल क्या है, के है, नहीं है। वैलेंस सेल मतलब लास्ट सेल, या उसको आप कह सकते हैं आउटर मोस्ट सेल। क्या कह सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल। किसी भी एलिमेंट का आउटर मोस्ट या लास्ट सेल कहलाता है वैलेंस सेल। अब इन तीनों के बारे में खास ये है कि इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब मैं देखता हूं तो इनका आउटर मोस्ट सेल दैट इज वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड दिखता है। क्या दिखता है, कंप्लीटली फिल्ड दिखता है। जैसे यहां देखो, इसका हीलियम का लास्ट सेल के था, दैट इज वैलेंस सेल के था। अब के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, भाई के पास पूरे 2 हैं, भरा हुआ है। नियॉन को देखो, उसका लास्ट सेल क्या है बेटा, उसका लास्ट सेल एन है।
तो नियोन का वैलेंस सेल क्या है? वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल क्या है? वो है एल। अब एल में मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 8। भाई के पास पूरे 8 है लास्ट सेल में, है कि नहीं? और इसी प्रकार से आर्गन को देखो, तो आर्गन का आउटर मोस्ट सेल क्या है? एम। तो एम क्या है उसका? वैलेंस सेल। एम क्या है उसका? वैलेंस सेल। और उसका आप जब वैलेंस सेल देखते हो तो उसमें मैक्सिमम कितने होने चाहिए थे? 8। भाई के पास पूरे 8 है, हाँ या ना? अब तुम कहोगे इससे क्या मतलब? ध्यान दीजिए, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जहां उसका वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड है। वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड है मतलब उसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसे कहते हैं क्या? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं इसको? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 20 एलिमेंट, ऐसे और भी एलिमेंट हैं बट ये पहले 20 एलिमेंट हैं। यहां आपको ऐसे 3 एलिमेंट दिखते हैं जिनका लास्ट सेल दैट इज वैलेंस सेल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। और एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जहां लास्ट सेल वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड हो उसे कहते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बाकी को देखो, जैसे कि सोडियम को ही देखो, सोडियम का वैलेंस सेल क्या था? एम। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? 8। भाई के पास कितने हैं? 1। क्या लास्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है? नहीं है। तो क्या कहेंगे, क्या है इसकी कॉन्फ़िगरेशन? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सारी केमिस्ट्री की जड़ यहीं से स्टार्ट होती है। समझाता हूं, सारी केमिस्ट्री की जो जद्दोजहद है इसी बात से स्टार्ट होती है कि कॉन्फ़िगरेशन कैसी है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं तो समझ आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा था? पहले मुझे कम से कम बताओ कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आया कि नहीं आया? जैसे अगर मैं हीलियम की ही बात करूं, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 2। थोड़ा साफ सुथरा बना लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। KLMN को मैंने देखा 2 8 8, ठीक है ना, 18 है कि नहीं? नियोन को मैंने देखा एटॉमिक नंबर 10 था, कॉन्फ़िगरेशन 2 8। 18 पे मैंने आर्गन को देखा, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8। 11वें नंबर मैंने देखा सोडियम को, कितना है? 2 8 1। 12 पे देखो कौन है? मैग्नीशियम, कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। और एटॉमिक नंबर 8 किसका है? ऑक्सीजन का, कॉन्फ़िगरेशन देखो 2 6। और इसी प्रकार से अगर मैं क्या ले लूं, छठे नंबर पे कार्बन, कॉन्फ़िगरेशन है 2 4। अब ये शुरुआत के जो 3 आपको दिख रहे हैं, इनमें क्या दिख रहा है आपको? इनकी लास्ट सेल दैट इज वैलेंस सेल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड। तो हम क्या कहेंगे कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? ये है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ आ रहा नहीं आ रहा? किसे कहते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट इनको अगर आप देखें, ऐसे बहुत सारे हैं, फिलहाल मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, इनका अगर तुम देखो तो लास्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड है? नहीं है। इन लास्ट सेल फिल्ड नहीं है मतलब इनका वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है मतलब क्या है ये? इनकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, लिख दूं क्या? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है? अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम कहोगे भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बहुत फर्क पड़ता है। दुनिया का हर एलिमेंट, दुनिया का हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ लो, दुनिया का हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं? इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तुम इनको देखो, तुमने आज तक अभी हीलियम, नियोन और आर्गन का कोई कंपाउंड नहीं पढ़ा हो। हीलियम, नियोन और आर्गन तो है, उसके अलावा क्रिप्टन, जीनॉन और रेडोन, ये भी कुछ एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल है। क्या है?
स्टेबल है। अब यहां देख के मत बोलना कि यहाँ तो 8 8 है, तुमको सच बता रहा हूं, तुमको नहीं पता कि कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैंने तुमको बताया 2 8 18 32 ही चलता है। तुम ये जो सब कर रहे हो ये एक्चुअल तरीका है ही नहीं। आपको 9th 10th में जो केमिस्ट्री समझना है उसके लिए पर्याप्त है, इसीलिए उसको ऐसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ हीलियम, नियॉन और आर्गन तो मैंने दिखाई दिए थे, उसके अलावा क्रिप्टन, जीनॉन और रेडियन की भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या है, भले तुम्हें नहीं दिखाई दे रही, तुमको दिखेगी नहीं, साइंस ले लेना, सब दिखेगा 11वीं। ठीक है, तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी कैसी है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो बच्चा इससे क्या फर्क पड़ता है, दुनिया का हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और ना हो तो क्या होगा, वो उसको करना चाहेगा, बट उसको करने के चक्कर में क्या होगा, अकेले दम पे तो हासिल नहीं कर पाएगा, तो उसको क्या करना पड़ता है, बाकी एलिमेंटों के साथ केमिकल रिएक्शन में जाना पड़ता है। तुमने कभी इन 6 में से किसी का कंपाउंड देखा, तुम पढ़ते हो सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कभी ऑक्सीजन के साथ चला जा रहा है, सोडियम ऑक्साइड आ रहा है, सोडियम कभी क्लोरीन के साथ कंपाउंड आ रहा है, सोडियम क्लोराइड। तुमने सुना होगा आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, पता नहीं क्या क्या। ये सोडियम भैया क्या पता रखी है, अलग अलग चीजों के साथ केमिकली रिएक्ट होकर क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। कभी तुमने सुना हीलियम ऑक्साइड, हीलियम कार्बोनेट, सुना? होता ही नहीं, कहां सुनोगे, क्यों नहीं होता है, क्योंकि बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, पहले से ही स्टेबल है, समझ लो। तो उसको किसी और के साथ केमिकल रिएक्शन में जाने की जरूरत ही नहीं। दुनिया जो चाहती है भाई के पास पहले से ही क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। क्योंकि एक एलिमेंट जिसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है, वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाने के लिए ही दूसरे एलिमेंटों के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और नए कंपाउंड बनाता है। क्योंकि ऐसा करने से, जो मैं तुमको आई थिंक कल वाली क्लास में साबित करूंगा, वो क्या करता है, स्टेबिलिटी पा लेता है, स्टेबिलिटी पा लेता है, या स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पा लेता है, तुम्हारा नहीं आ रहा। बट इन एलिमेंट को अगर देखो तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा क्या है, पहले से ही एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो जो उसके पास है तो उसको क्यों हासिल करेगा, और इसीलिए उसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कि नहीं। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आज नमूना, समय है हम पे इतना नमूना दिखाया जा सकता है, बट तरीके से गहराई में हम कल ही जा पाएंगे, है कि नहीं, समझ आ रहा है? तो यही टॉपिक था। इनर्टनेस का मतलब होता है अनरिएक्टिव। तो जितने भी एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, स्टेबल है, इन एलिमेंट को कहते हैं क्या, नोबल गैस। क्या कहते हैं इनको, तो नोबल गैस कुछ नहीं है, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इन्हें कहते हैं क्या, नोबल गैस। नोबल गैस का कहने का कारण है ना, नोबल इस वजह के बाद संपन्न है ना, संपन्न है जो दुनिया चाहती है भाइयों के पास है। और गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि सबके सब नेचर में गैसेस फॉर्म में ही पाए जाते हैं, इनमें से कोई सॉलिड नहीं है, इनमें से कोई लिक्विड नहीं है, तो नेचर में तीन सारे के सारे गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है नोबल गैस। बट टॉपिक था कि नोबल गैस इनर्टनेस क्यों होती है, इनर्टनेस मतलब अनरिएक्टिव क्यों होती है। ये जो नोबल गैस, ये जो नोबल एलिमेंट्स हैं, ये किसी और एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके नए कंपाउंड क्यों नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते, कारण सिंपल है, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और एक एलिमेंट केमिकल रिएक्शन में क्यों जाता है, वो जाता है टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाने के लिए जाता है ना। तो उसके पास तो पहले से ही क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इसीलिए नोबल गैसेस आर इनर्ट। इनर्ट मतलब वो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हाँ या ना। तो अगला टॉपिक है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दुनियादारी में आप देखते होंगे अलग अलग एलिमेंट क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन में जाते हैं और क्या करते हैं, कुछ नए कंपाउंड बनाते हैं। तो यही समझना है कि केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल कॉम्बिनेशन एंड केमिकल रिएक्शन सेम थिंग। केमिकल कॉम्बिनेशन बोलो या केमिकल रिएक्शन। तो टॉपिक है
कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होता है भाई, क्यों एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकली कंबाइन, बोले तो केमिकल रिएक्शन में जाके एक नया कंपाउंड बनाता है, मैंने जवाब दे दिया है। क्यों करता है वो ऐसा? इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं तुमको साबित करके दिखाता हूं, देखो कैसे। इधर आ जाओ, और इसमें 2-3 चीजें और नहीं लिख लेंगी। सुनना, ये चैप्टर ऐसा ही है, मैं टॉपिक टू टॉपिक नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे चीजें आएंगी मैं बताऊंगा वो क्या होती है, और बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें। जैसे यहाँ देखो, मैंने एक एलिमेंट लिया सोडियम। क्या लिया एलिमेंट? सोडियम। आई थिंक अब तक याद हो जाना चाहिए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 1, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा, मैंने एक और एलिमेंट लिया, कौन है ये? एटॉमिक नंबर 8 वाला, कौन होता है ये? ऑक्सीजन। कॉन्फ़िगरेशन 2 6। दोनों ही गरीब, दोनों ही गरीब नहीं है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन देखो, दोनों खुश है ही नहीं, चिड़चिड़ा रखे भाई। कह रहे हैं हमारे पास तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है। भाई क्या चाहते हैं? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गरीबी तो है, अमीर कौन है? जिनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉन। अंबानी जाए, उसको तो जीवन में पैसे की टेंशन कम से कम नहीं, और टेंशन होगी पैसे की टेंशन नहीं है कि नहीं? मैं इसको ऐसे समझाऊं क्या? सोचो, चिराग इज लाइक नोबल गैस। भाई के पास 50 रुपए पड़े और मार्केट में चाउमीन खाता है, चाउमीन 50 रुपए की आती। अब सोचो, चिराग तुम में से किसी को पूछेगा क्या? चुपचाप जाएगा, चाउमीन खाएगा। दैट इज इनएटनेस ना, किसी के साथ पार्टिसिपेशन की कोई जरूरत नहीं। चलो 2 बंदे पकड़ लेते, लड़कियां पकड़ लेंगे। एक खुशी कुमारी है, भाई के पास 30 रुपए, चाउमीन 50 की आती है, तो खुशी तुम चाउमीन खा पाएगा क्या? नहीं खा पाएगा। क्या हो तुम? अनस्टेबल, है ना? और वहीं दिव्या के पास है 20 रुपए, और हालत खराब, और हालत खराब। तो क्या दिव्या तू चाउमीन खा पाएगी? तू भी नहीं खा पाएगी। अब देखो क्या होगा, दोनों बहनें मिलेंगी, बोलती हैं चलो चाउमीन खाई जाए। कैसे? दोनों हाथ पकड़ेंगी, दोनों अपने पैसे मिलाएंगी, और दोनों जब पैसे मिलाएंगे तो कितना हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। अब बताओ, ये इनकी मजबूरी ही थी, ये दोनों जो पसंद करते थे नहीं करते अलग बात है, बट ये दोनों आपस में क्यों कंबाइन हुए? क्योंकि ऐसे करके चाउमीन खा सकते थे, और यहाँ चाउमीन खाना ही क्या था? स्टेबिलिटी पाना था, नहीं था? तो समझ रहे कि क्यों? यही तो समझा रहा हूं कि जिस एलिमेंट के पास पहले से कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, तो भाई उसको क्या पड़ी है आफत दुनिया में किसी और के साथ कंबाइन होने की? दुनिया जो चाहती है उसके पास पहले से है। बट इन 2 भाइयों को देखो, सोडियम और ऑक्सीजन को, दोनों चिड़चिड़ा रखे हैं, गरीबी से परेशान। दोनों चाहते हैं क्या? कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाए? स्टेबल हो जाए। क्या हो जाए? स्टेबल। अब अकेले से तो होगा नहीं। अब देखो, सोडियम से पूछते हैं तेरा हाल चाल, देखो थोड़ा स्टडी करते हैं, गहराई में जाते हैं। सोडियम से पूछते हैं KLM। ये मैं आपको बता चुका हूं कि M क्या है बेटा? वैलेंस सेल है। क्या है? वैलेंस सेल। क्या है? M क्या है इसका? वैलेंस सेल। वैलेंस सेल किसे कहते हैं? लास्ट सेल को, आउटरमोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल कहते हैं। और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिख लेना कहीं पे, मेरा वीडियो देखोगे तो लिख लेना। अभी सुन लो, अभी सुन लो। तो लास्ट सेल को कहते हैं क्या? वैलेंस सेल। और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आगे है थ्योरी, बट मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ना आगे भी। और लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है उसे कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चे क्या भैया वैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है? वैलेंस सेल में इसीलिए इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं क्योंकि एक्चुअल में लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन, जिनको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन में जब भी कोई एलिमेंट जाता है तो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बोले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। अंदर के सेल, अंदर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। ये याद रखना, ये पॉइंट मार्क कर लेना। क्या मार्क करना है पॉइंट? इसको नोट डालना। नोट है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन को देखो, ये सेल है क्या? K, और ये है L, तो इसका वैलेंस सेल क्या है? L। और वैलेंस सेल जो कि लास्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो 6 क्या है इसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, तो इसकी तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेंगे? ये 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में, इसकी तरफ से पार्टिसिपेट करेगा 1। अब देखो दोनों जब केमिकल कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो कैसे स्टेबिलिटी पा लेंगे। देखो कैसे, यहां सोडियम को देखो,
कॉन्फ़िगरेशन कितनी, 2 8 1, हाँ या ना, 2 8 1। गरीबी खुश नहीं है भाई, अमीरी चाहता है, अमीरी मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट एक चीज देखना, जब अनस्टेबल था, प्रोटॉन कितने भाई के पास, 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, तो कोई चार्ज है इसमें, नो चार्ज। क्या, अब यहां देखना, अगर सोडियम को स्टेबल होना है तो उसको अपना लास्ट सेल कंप्लीट फिल करना पड़ेगा। भाई के पास 2 ऑप्शन है, या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले अगर तुझको दे रहा है तो, और नहीं तो तू एक काम कर सकता है, तो अपने लास्ट सेल के 1 इलेक्ट्रॉन को किसी और को दे दे। अब बताओ 7 इलेक्ट्रॉन लेना उसके लिए आसान है या 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान। इसीलिए सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। क्या करता है, लूज करता है। अब देखो जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मुझे लगता है उसका 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8, हाँ या ना, हो गया स्टेबल, हो गया स्टेबल। बट मुझे बताओ क्या ऐसे हवा में इलेक्ट्रॉन फेंक देगा क्या? अब ये इलेक्ट्रॉन जो फेंक रहा है, ये लूज कर रहा है, इसके लिए उसको एक पार्टनर चाहिए रहता है जो उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। समझ आया क्यों केमिकल रिएक्शन में जा रहा है? क्योंकि दिख रहा है कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर सकता है, बट 1 इलेक्ट्रॉन क्या हवा में फेंकेगा? उसके लिए उसे कोई दूसरा एलिमेंट चाहिए होगा जो उसका 1 इलेक्ट्रॉन ले पाए। इसलिए भाई को किसी और के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है। पार्टनरशिप का मतलब है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल कॉम्बिनेशन में जाना पड़ता है। समझ आया नहीं आया? ठीक है। बट एक चीज इंटरेस्टिंग और देखना, क्या ये सोडियम का आइटम रह गया? नहीं रह गया। तो कैसे? प्रोटॉन तो कहीं नहीं गए, वो तो अभी भी 11 है। भाई ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। अब तुमको नहीं लग रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, 1 इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब है कि ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव चार्ज उस पर आ गया? बोलो हाँ या ना। देखो प्रोटॉन है 11, 11 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है 10, सिर्फ 10 नेगेटिव चार्ज। तो कौन जीत गया? प्रोटॉन जीत गया। कितना जीत गया? 1 से जीत गया। तो क्या आ गया उस पे? 1 पॉजिटिव चार्ज। तो ये सोडियम का एटम नहीं रह गया, ये सोडियम का वो एटम बन गया जिसपे क्या है? 1 पॉजिटिव चार्ज। क्या है? 1 पॉजिटिव चार्ज। और ये जो 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, किसके लिए? स्टेबिलिटी पाने के लिए। इसको कहते हैं वैलेंसी। इसे कहते हैं क्या? वैलेंसी। सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एक एलिमेंट ने स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं क्या? वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। तो सोडियम के केस में वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी है 1। वैलेंसी क्या है इसकी? लिख दूं क्या? वैलेंसी है भाई की 1। वैलेंसी कितनी है इसकी? 1। और इसकी वैलेंसी हम लगाएंगे प्लस। क्या लगाएंगे? प्लस। इसको ऐसे याद करो, लूज किया है, दान किया है, दान देना इज अच्छी बात, तो क्या लगाया? प्लस। वैसे ऐसे नहीं चल रहा है, ऐसे ऐसे ले, क्योंकि जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया ना तो आयन पॉजिटिव बना है। आयन लूज करने से आयन पॉजिटिव बनता है, इसीलिए प्लस। बट तुम ऐसे याद कर सकते हो फिलहाल के लिए, ज्यादा टेक्निकल होने की फिलहाल भी जरूरत नहीं है। मैं धीरे धीरे चीजें पचा लीजिए ना, ज्यादा चीजें पचाएगा एक साथ तो क्या होगा? पेट ही खराब होगा ना, है ना। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं कि देना अच्छी बात है, बट फिलहाल ऐसे काम चला लो, बाकी मैं हकीकत में समझाऊंगा। और बाद में ये भी समझाऊंगा ये क्या बात हुई कि साथ लेना आसान नहीं था। तुमको ये लग रहा मजाक वो चल रहा है क्या? दिमाग है उसके अंदर। बट फिलहाल ऐसे काम चलाना। फिलहाल मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही उसने सोचा, वो सोच थोड़े ना रहा। बट फिलहाल आप ये काम करना, मैं हकीकत बताऊंगा 1 इलेक्ट्रॉन ही उसने लूज क्यों किया। बट मैं अभी एक ही जगह पे सारी बातें समझा के चीजों को खिचड़ी नहीं करना चाह रहा, कुछ बातें थोड़ी बात के लिए भी छोड़ देनी चाहिए। फिलहाल आपका काम चला ना, और फिलहाल तो तुम्हें मस्त समझ आया कि नहीं आया कि साथ लेना आसान नहीं था, 1 देना आसान था। तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और कितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट लूज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है टू अचीव
स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसे कहते हैं क्या, वैलेंसी। बट जब लूज करेगा तो 1 क्यों, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 वैलेंसी होगी। बट प्लस क्यों, क्योंकि दिया, देना ही अच्छी बात, इसीलिए प्लस। बट एक्चुअल में प्लस उस वजह से नहीं आया कि देना अच्छी बात है, इसीलिए जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो आयन क्या बनाता है, पॉजिटिव आयन बनाता है। क्या बनाता है, पॉजिटिव, इसीलिए प्लस आता है। प्लस का मतलब क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिव आयन बनाएगा। क्लोरीन पे आ जाओ, बट तुम देख रहे हो कि वो स्टेबिलिटी पा सकता है कैसे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। बट बेटा एक इलेक्ट्रॉन किसको लूज करेगा, उसके लिए उसको एक साथी चाहिए होगा, उसके साथ केमिकल रिएक्शन में जाना ही पड़ेगा। अभी मैं करके भी दिखाऊंगा वो भी। ऑक्सीजन की हालचाल देख लो, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन क्या कर सकता है, ऑक्सीजन या तो 2 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, और नहीं तो अपने 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। क्या आसान है, 2 लेना आसान है या 6 देना आसान है, 2 आई थिंक लेना आसान है। तो ऑक्सीजन भैया क्या करेगा, देखो ऑक्सीजन तो गरीब आएगी, 2 6, गरीब, गरीब इन द सेंस अनस्टेबल है। बट देखो अनस्टेबल है बट न्यूट्रल है, क्योंकि भाई के पास 8 प्रोटॉन 8 ही इलेक्ट्रॉन, तो फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं, फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं। बट भाई को स्टेबल होना ही होना है, तो क्या करेगा उसके लिए, उसने देख लिया कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं ले सकता हूं, मेरे लिए वो आसान है, तो भाई क्या करेगा, किसी दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जब वो किसी दूसरे एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, सुनना, तो क्या बन जाएगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और आगे तो कितना हो गया, 2 8 नहीं हो गया, हो गया स्टेबल, हो गया स्टेबल। बट इस चक्कर में क्या हो गया, प्रोटॉन तो अभी भी 8 ही है, बट 2 इलेक्ट्रॉन नए आए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। क्या वो न्यूट्रल रहा, नहीं रहा, इसे कहते हैं आयंस। ये आयन बन गया, यह सोडियम का एटम नहीं है, सोडियम का आयन है, समझ लो, सोडियम का आयन है। एक ऐसा एटम जिसपे चार्ज हो, एक एटम ऐसा जिसके पर चार्ज है, उसको एटम नहीं कहते, उसको एटम का, उस एलिमेंट का एटम नहीं है, उस एलिमेंट का आयन है। और कौन सा आयन कहेंगे, इसे कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं इसको, सॉरी कैटायन, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे कहते हैं कैटायन। ये कैथोड एनोड नहीं है, कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव, वो तो टर्मिनल है। मैं आयंस की बात कर, आयंस में उल्टा है, पॉजिटिव वाला क्या कहलाएगा, पढ़ा है ये अभी, है ना। अब यहां देखो भाई पे चार्ज आया कि नहीं आया, कितना चार्ज आया, मुझे लगता है जितना उसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया। भाई पे क्या आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन का एटम नहीं है, ये ऑक्सीजन का आयन है, और आयन भी कौन सा, नेगेटिव वाला, इसे कहते हैं एनायन। क्या कहते हैं इसको, एनायन। तो हमने देखा कि एक एलिमेंट जिसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है, वो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर सकता है, बट उसके लिए उसको किसी दूसरे एलिमेंट के साथ केमिकल रिएक्शन में जाना पड़ेगा। तो समझ आया कि कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, क्यों एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब मैं तुमको फाइनली दिखाता हूं क्या हुआ, देखो। अच्छा, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, बता सकते हो क्या, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या थी। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 6। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट वैलेंसी क्या है कि स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया, दैट इज वैलेंसी। तो भाई ने कितना लूज किया, लूज तो नहीं किया बट गेन तो किया, तो वैलेंसी क्या है भाई की, 2। भाई ने लिया है, लेना इस गंदी बात, तो माइनस। बट ऐसा नहीं है, तुम जानते हो माइनस इसलिए क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो आयन जो बनाया है वो नेगेटिव बनता है ना, इसीलिए माइनस आता है, ना कि लेना देना ये सब क्या चल रहा है। बट ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखना एक्चुअल में रिएक्शन कैसे हुई है, देखो थोड़ा अगले पन्ने में जाऊं क्या, साफ सुथरा हो जाए, ये इधर ही करता हूं, थोड़ा दिख जाएगा ना। मैंने ये भी तो कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, लास्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। अब तुम देखो सोडियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 है कि नहीं। अब ऑक्सीजन को देखो, उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। लास्ट सेल में 6, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 6। आपको ये क्रॉस नहीं करना है, आपको उसको भी बिंदी से लगाना है, आपको उसको भी, मैं सिर्फ बिंदी से क्रॉस करेंगे तो अंतर आ जाएगी, वो किसके हैं और वो किसके हैं। चलो मैं डॉट ही कर देता हूं। तो ऑक्सीजन के वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सोडियम को तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ही था,
अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज किया, बट देखो सोडियम का तो भला हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, 2 8 हो जाएगा। बट ऑक्सीजन का तो भला अभी भी हुआ नहीं, उसको तो अभी भी एक और चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, एक और सोडियम आ जाएगा। इसके पास भी क्या होता है, एक, और ये सोडियम भी क्या करेगा, ऑक्सीजन को एक लूज करेगा, क्या करेगा, एक। बोलो, अब तुम देखो दोनों सोडियम स्टेबल हो गए नहीं हो गए, और ऑक्सीजन को भी 2 मिल गए, तो सारे के सारे मस्त खुश हो गए, ये दोनों सोडियम भी स्टेबल, ये ऑक्सीजन भी स्टेबल। तो क्या देखा तुमने, क्यों आपस में केमिकल रिएक्शन में गए, टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। और यहां देखना, सोडियम ने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मैंने आपको वहां दिखाया क्या करा होगा उसने, जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन Na+। अब लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन तो चला गया, बट यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन थे ऐसे, सॉरी कितने सोडियम थे, 2, ऐसे आगे 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन को देखो, अब उसका लास्ट सेल कैसा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 2 उसको बाहर से मिले, बट जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो उस पर क्या आ गया, 2 नेगेटिव चार्ज आ गया। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब तुम यहां देखो, इस पे कितना चार्ज है बेटा, एक सोडियम पे एक पॉजिटिव, तो ऐसे 2 सोडियम है, टोटल कितना पॉजिटिव, 2 ही है, और ऑक्सीजन पे कितना नेगेटिव। तो बच्चा कहता है कि देखो दोनों मिले चार्ज आ जाएगा, चार्ज तब भी नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव भी 2 है, नेगेटिव भी 2 है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल ही बनेगा, वो न्यूट्रल ही बनेगा। और इन पे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इससे इनके बीच बनेगा केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड बनने से बनेगा फाइनली नया कंपाउंड, क्या, Na2। सोडियम कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितना है, तो ऐसे बनता है सोडियम ऑक्साइड। बट समझ आया कि यहां सोडियम और ऑक्सीजन क्यों केमिकल रिएक्शन में गए, मत जाते तुम्हारी तरह रहता, जैसे तुम लोग मस्त है, किसी को मतलब नहीं, बट नहीं रह सकते थे ना, क्यों नहीं रह सकते थे, जो बच्चा क्लास में पढ़ता है उसको सच में किसी से मतलब नहीं होगा, चल जाएगा उसका। जो बच्चा डेली छुट्टी मारता है उसको दोस्त चाहिए, जिस दिन छुट्टी मारेगा पूछे किससे काम क्या करा। जो बच्चा रेगुलर है, साथ साथ पढ़ता है, उसको किसी दूसरे बच्चे की जरूरत है कभी, कॉपी उसका बना है, काम उसका पूरा है, टाइम पे वो खुद से पढ़ लेता है, दैट इज अ स्टेबल बच्चा। एक बच्चा जो पढ़ता लिखता नहीं, पेपर आएगा तो वही साइकिल लेके पहुंचा रहेगा, अरे चिराग भाई पढ़ा दे, कुछ नोट्स दे दे, कॉपी नहीं बनी, ये नहीं वो नहीं, किताब दे दो, ये कर दो, तो वही बच्चा ज्यादा दोस्ती भी ढूंढता है, कि उसको पता बिना दोस्ती उसके काम चलेगा नहीं। बट फाइनली समझ आया कि नहीं आया आपको, बोलो हाँ या ना। बट देखो इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना, ये मैंने इसीलिए आपको समझाया कि मैं आपको सच में समझा सकूं कि कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, तो वो आपको कारण समझ आ गया होगा क्या है, एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन क्यों होते हैं, टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसमें मैंने आपको वैलेंसी भी समझा दिया क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझा दिया क्या होता है, वैलेंस सेल भी क्या होता है, सब आगे आने वाला पहले ही कवर हो गया, मैं फिर रिवाइज करा दूंगा। बट तुमको क्या लगता है जब मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा तो इतना टाइम करूंगा कि ये लिखा वो लिखा, ना मैं तुमको शॉर्टकट देता हूं, मैं क्या दे रहा हूं, मैंने नहीं बनाया, पढ़ाया जाता किताब में पढ़ाया जाता। देखो अभी सोडियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिले थे तो तुमने यहां आंखों से देखा सच में ये Na2O2 कैसे बना, क्योंकि तुमने देखा कि जब 2 सोडियम और एक ऑक्सीजन मिलेगा तभी जाके तीनों स्टेबिलिटी पा रहे। अगर सिर्फ एक सोडियम रहता और एक ऑक्सीजन तो बात नहीं बनती, सोडियम तो स्टेबल होता है, ऑक्सीजन बेवकूफ है, क्या था तुमको तो स्टेबल कर दिया, मैं अभी भी गरीब हूं। केमिकल कॉम्बिनेशन तब जाएगा जब सबका भला होगा ना, नहीं तो नहीं जाएगा। बट एक और सोडियम आया तो ये दोनों भी स्टेबल, ऑक्सीजन भी स्टेबल, हाँ या ना। बट इतना ड्रामा नहीं आपको करना है केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए, तभी मैंने कहा एटॉमिक नंबर याद करो, एटॉमिक नंबर याद होगा तो वैलेंसी निकाल लोगे, वैलेंसी निकाल लोगे तो केमिकल फॉर्मूला बड़े प्यार से लिखोगे। देखो कैसे, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में कंपाउंड बनना था तो मैंने सोडियम का सिंबल लिखा है Na, ऑक्सीजन का सिंबल लिखा O। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 2 8, एक साफ दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा नहीं तो 7 गेन करेगा, साफ दिख गया वैलेंसी क्या है, उसके लिए एक लूज करना आसान है, बोले उसकी वैलेंसी क्या थी +1, तो सोडियम के नीचे सोडियम की वैलेंसी लिखी। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, क्या मैं वैलेंसी रट्टा मार रहा हूं, नहीं, मैं खुद से निकाल लूंगा जब मुझे जरूरत पड़ेगी। अब क्या कर सकता है, या तो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे नहीं तो 2 गेन करे,
क्या करेगा, 2 गेन करेगा। और कितना गेन कर रहा है या कितना लूज कर रहा है वही उसकी वैलेंसी है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है बेटा, -2। तो कुछ नहीं किया, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी लिखी। कुछ नहीं करना है कि वैलेंसीज को इंटरचेंज करना है। क्या करना है, वैलेंसीज को इंटरचेंज करना। क्या हो गया, सोडियम के नीचे गया 2 और ऑक्सीजन के नीचे आएगा 1, बट 1 कोई लिखता नहीं। 1 कोई, क्या आ गया फॉर्मूला, Na2O, जुगाड़। सच में तरीका तो यही था, इतना तामझाम करेगा तो दिखेगा क्यों 2 सोडियम थे, क्यों 1 ऑक्सीजन था। पर तुझे क्या मतलब है, तुझे तो फॉर्मूला लिखना है ना, अगर तो तू ये यूज कर सकता है। एक और कराता हूं, एक एलिमेंट ले रहा हूं एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम का कितना, 13। शाबाश, जिसको याद नहीं तो फिलहाल अभी कॉपी कर लेना, बट एक समय तक याद कर ही लेना मेरे भाई, नहीं तो जीवन भर रह जाएगा और पूरी 10वीं पिटेगी। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 3, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर, या तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर, नहीं तो 5 गेन कर। क्या करेगा, 5 गेन करेगा, नहीं 3 लूज करेगा। तो भाई की वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -2, इसकी वैलेंसी क्या दिख रही है 3, बट प्लस क्यों लगाया, देगा ना, देना ही अच्छी बात, बट तुम्हें यहाँ देने से मतलब क्या है, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इन बढ़ जाएगा, तो आयन पॉजिटिव बनाएगा, इसीलिए प्लस। ठीक है, मैंने दोनों फंडे बता दिया, अब तुम मुझे जैसे समझ आ रहा है वैसा समझ लेना। चलो अब यहां देखो, अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन आपस में मिलेगा, तो मैं तो लिख देता हूं फटक से Al2O3, ये सब 10वीं वाले फेस कर रहे हैं, तभी गाना सीख लो। मैं तो लिखता हूं Al+O2 सीधा Al2O3, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सर को जाता है कि इसने Al2O3 कैसे रट्टा मारा, मैंने रट्टा नहीं मारा भाई, मेरे को पता है कैसे बनता है। देखो कैसे बनता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है बेटा, +3, उसके नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी बेटा, -2। क्या किया, इंटरचेंज किया, Al के नीचे ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन के नीचे। और तुम चाहोगे सच में भैया कैसे बना, मैं कल दिखा पाऊंगा, अभी इतना समय नहीं। तुम चाहेगा भैया बिल्कुल ऐसे दिखाओ, हम तो नहीं यकीन करते हैं कि 2 एल्यूमिनियम ही क्यों और 3 ऑक्सीजन ही क्यों, तो उसके लिए फिर मुझे कल याद दिलाना, मैं कल सिखा सकता हूं। अभी तो काम चलाओ, एक लास्ट कराऊंगा, वहां बच्चे 10वीं के 8 कर रहे हैं, बस खत्म करेंगे। अगर मैंने कहा जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो देखो क्या बनेगा, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 2 8 2। 2 लूज करेगा कि 6 गेन करेगा, 2 लूज करेगा, है ना, दैट इज +2। शाबाश। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करे, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। तो कायदे से क्या होता है, Mg के नीचे 2, बोलो हाँ या ना। बट ऐसा होता है कि अभी तुमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी नहीं पढ़ी, बताएंगे क्या कहती है, बट तुम फिलहाल ऐसे करना, ये 2 से 2, देखो ना यहाँ मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, तो रेशियो क्या है 2:2, तो रेशियो तो 1:1 है। वो रेशियो तो ऐसे भी आ जाएगा कि अगर एक मैग्नीशियम हो और एक ऑक्सीजन हो तो 1:1 का रेशियो तो वैसे ही मिल जाएगा। तो एक्चुअल में क्या बनता है, Mg2O2 में लिख देना, कटेगा और ये आएगा, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, तुम्हारे 8th में वो रिएक्शन लिखी रहती थी, कैसे समझाएगा 8वीं का टीचर, ये सब चीजें कैसे हो रही है, अभी वो सबके इतना कुछ, ये 1.5 घंटे में जो पढ़ा और 1.5 घंटे से पहले जो 3 दिन से पहले पढ़ रहे थे, ये सब पता होगा, तब तुमको बताएगा बेटा, तेरी किताब में Al2+O2 पढ़ा रहा था, मेटल का रिएक्शन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, बोला मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब टीचर 8वीं कैसे एक्सप्लेन करेगा कि एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर Al2O3 कैसे बना, अरे भैया उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, वैलेंसी क्या है वो पता होना चाहिए, ये सब तामझाम करना आएगा, तब तो सिखाएगा, नहीं समझे, हाँ या ना। तो फाइनली हम तुम्हें गुड बाय करेंगे, आज हमें क्लास अच्छी ली लंबी, बट मुझे लगता है मुझे जितना सच में कराना था आज वो अचीव हो गया। ठीक है, बाकी हमने जो आज पढ़ा है मैं इसको और अच्छे से कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं इतने में छोड़ दूंगा, मैं इसको और अच्छा कराऊंगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम इज नॉन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस आउटर मोस्ट सेल को क्या कहते हैं, वैलेंस सेल कहते हैं। फिर वैलेंसी ऑफ एलिमेंट समझा चुका हूं, वैलेंसी 2 तरह की होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी। मैंने जो आपको वैलेंसी पढ़ाई वो एक्चुअल में इलेक्ट्रोवैलेंसी है कि कितना लूज या कितना गेन कर रहा है टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्चुअल में इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी नंबर में बराबर है, जैसे सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या थी, चलिए ऑक्सीजन की बात करेंगे, क्योंकि सोडियम की कोवैलेंसी नहीं होगी, बताऊंगा क्यों।
जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या थी -2, और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है इलेक्ट्रोवैलेंसी वही उसकी कोवैलेंसी। सिर्फ अंतर यह है कि इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है। कोवैलेंसी क्या होते हैं, क्योंकि समझ रहा हूं स्टेबिलिटी पाने के लिए सिर्फ लूज और गेन नहीं चलता, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चलता है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया उसे कहते हैं क्या, कोवैलेंसी। तो मैं हो सकता है कल आपको वाला एग्जांपल भी दूंगा जहां दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक ने लूज किया दूसरे ने गेन किया। दो एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से भी स्टेबिलिटी पाते हैं और इस तरह से भी कंपाउंड बनाते हैं, वो हम कल बात करें। उसको कहते हैं क्या, कोवैलेंस। ठीक है, तो मैं समझा कि आइडियली ये थोड़ा बहुत पढ़ाया, मैं इसको और सिस्टमेटिक वे में कल पढ़ा दूंगा। साइंस ऐसा ही होता है, वन टाइम में कुछ परफेक्ट नहीं होता। आपको एक चीज कई बार मल्टीपल बार आगे पीछे देखना पड़ता है, तब जाके एक सही निष्कर्ष निकलता है। बट तुमको गुड बाय क्या ही देंगे। ठीक है, कहाँ सेव करना था, इसको सेव कर लेंगे ना, एक्सपोर्ट करना है ना। एक मिनट रुकना, जरा चैप्टर का नाम बता दो। चैप्टर 8, चैप्टर 8, और आई थिंक हमारा क्लास 3 है ना। अबे क्या है, नंबर नहीं है। ठीक है, पढ़ लेना मेरे बेटा, भोरे पसोगे। गांधी जी देखे वो रील वाले, गांधी जी डंडा लेके रहते हैं, कहते हैं कि जिस लाइन तू जा रहा है